नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानी में। अजी सुनते हो, अपने बेटे ने इंटर स्कूल क्रिकेट मैच में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। उसके स्कूल में स्पोर्ट टीचर का फ़ोन आया था। वह चाहते हैं कि बेस्ट लेवल पर खेलने के लिए उसे एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराई जाए। शोभा ने अपने पति रोहित को चाय का कप देते हुए कहा। रोहित हैरानी से कहने लगा, अरे वाह, हमारे बेटे ने तो कमाल कर दिया। वह सब तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी है। उसकी ट्रेनिंग पर करीब 2 लाख खर्च आएंगे। शोभा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। महीने की मैं 60,000 तो मेरी तनख्वाह है। इसमें से मकान का किराया भी जाता है, घर का राशन भी आता है, बच्चों की फीस भी भरता हूँ और तुम्हारे खर्चे 100 अलग अलग। इतनी चिंता में बच्चों का भविष्य तो तुम महंगी ड्रेस खरीदना और किट्टी पार्टी में जाना बंद कर दो तो बल्कि तो हो जाता कि तुम तो कोई अच्छी सी नौकरी देख लो जिससे मुझे थोड़ा सहारा हो सके। देखो, मेरी किट्टी पार्टी तो उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है और ना नौकरी मेरे बस की है और ना मेरे खर्चे कम होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपके गांव की ज़मीन और बाबूजी का मकान बेच क्यों नहीं देते? उसे बेचकर जो पैसा आएगा उससे तो हम एक मकान भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। शोभा, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन पिताजी माँ बाबूजी का क्या होगा? मैं तो उनसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ आकर रहने के लिए, लेकिन वह लोग कहते हैं कि गांव में प्रदूषित रहित हवा ही उन्हें रास आती है और वे लोग अपना गांव छोड़ना ही नहीं चाहते। तो मैं कैसे ज़बरदस्ती कर सकता हूँ? रोहित, चाहे कैसे भी करके उन्हें मनाना तो पड़ेगा। अरे आप नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में सोचो। और फिर तुम्हारे बाबूजी हैं ही कितने दिनों के मेहमान, आज नहीं तो कल उन्हें भगवान के पास जाना ही है। शोभा, यह क्या अनाप शनाप बकती जा रही हो? तुम मेरे बाबूजी के बारे में तुम एक काम करो, अगले हफ्ते दिवाली आ रही है, हम सब 5 दिन की छुट्टी मनाने के लिए वहाँ चलते हैं। इस दौरान मैं माँ बाबूजी से बात करूँगा। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद रोहित और शोभा अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाबूजी के गांव पहुँचने। घर में घुसते ही दोनों खुशी से चिल्ला पड़े। दादू दादी और झट से दोनों ने अपने दादा दादी की झप्पी डाल दी और बहू बेटे पोते पोती की अचानक आया देख मोहन लाल जी और कमला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। मोहन लाल जी बोले, बेटा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कि इस दिवाली यहाँ चले आए, और ना हमारी हर दिवाली सोने ही निकल जाती है। इस बार ऐसा नहीं होगा बाबूजी। यह देखिए, आपके बहू आपकी बेस्ट पंजीरी और मठरी भी बनाकर लाई है। दिल खुश कर दिया तुमने। तो कल कमला जी और मोहन लाल जी अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। 3 दिन शोभा ने अपनी सासू माँ को खूब सेवा की और सास ससुर को बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए। रोहित भी अपने पिताजी की दवाइयाँ खाने का ख्याल रखता। एक दिन डिनर करते हुए मोहन लाल जी अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा, शहर में सब कुछ कैसा चल रहा है? रोहित बोला, बस बाबूजी, क्या बताऊं, आमदनी अठन्ने और खर्चा रुपया। आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाता है। समझ नहीं आता बाकी का खर्चा कैसे पूरा करूं। किसी समय रसोई घर में रोटी सेकते शोभा यह बात सुनते ही तुरंत आई और मौके पर चौका मारने का इरादा से बोली, माँ बाबूजी, क्यों ना हम एक काम करें कि गांव का मकान बेच देते हैं और वहाँ बड़ा सा घर लेकर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। आखिर आपको भी तो अपने बच्चों से सेवा पाने का अधिकार है। तो रोहित कहने में झिझक रहा था। शोभा
ने तुरंत बोल दी तो रोहित भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगा। कहने लगा, मकान ही क्यों क्यों तो कहता है, बाबूजी यह ज़मीन भी बेच देते तो इतना पैसा हो जाएगा कि हम शहर में भी बहुत बड़ा मकान खरीद सकते हैं। बेटे बहू की बात सुन मोहन लाल जी को बहुत खुशी हुई और तुरंत इस बात पर हामी भर दिए। जब कमला जी थोड़ी परेशान हो गई और खाना खाने के बाद रात को हमारे कमरे में आई और पति से कहने लगी, सुनिए जी, बात तो बच्चों की ठीक है और यह भी जानती हूँ कि मेरे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं और इस बार बहू ने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन फिर भी मकान और ज़मीन बेचने को मेरा मन नहीं मानता। अपने ही गांव में मिश्रा जी भी तो मकान बेचकर अपने बेटे बहू के साथ गए थे, लेकिन सुनने में आया कि वह आजकल खुद वृद्धाश्रम में रहते हैं। हमें सोच समझ कर ही फैसला लेना होगा। अरे कमला, मिश्रा जी ने बेटे को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक नंबर का लालची था। वो उस जैसी औलाद होने से तो बिन औलाद ना होना बेहतर है। तुम उसकी तुलना अपने बेटे से मत करो। हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। रोहित के कहने पर मोहन लाल जी ने अपना मकान और ज़मीन बेचने लगा दिया। कुछ दिनों बाद सब कुछ बेचकर अपने बेटे के साथ शहर चले गए। मोहन जी ने रोहित को एक बड़ा सा घर दिलवाया जहाँ सब लोग एक साथ रहने लगे। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। रोहित और शोभा अपने बाबूजी को खूब सेवा करते। सास बहू आपस में माँ बेटी की तरह रहने लगे। सफाई और बर्तन के लिए काम वाली लगी हुई थी और बाकी सारा काम वे दोनों मिलकर बांट कर लेती थी। लेकिन धीरे धीरे शोभा का काम से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही समय बाद कमला जी को अपनी बहू के व्यवहार में परिवर्तन नजर आना शुरू हो गया। वह पूरे घर का काम अपने अनुसार चलाने लगी और घर के हर काम में अपनी मनमानी करने लगी। घर का सारा खर्चा उसने अपने हाथों में ले लिया। काम वाली बाई भी हटा दी क्योंकि उसे लगता था कि वह घर में सासू माँ बैठी हैं तो काम वाली बाई को पैसे देना बेकार है। सुबह आए दिन अपनी सहेलियों के संग घूमने निकल जाती थी या घर में किट्टी पार्टी अरेंज कर लेती थी, जिस कारण बच्चों को संभालने के साथ साथ रसोई का सारा काम भी एक बाई की तरह कमला जी को संभालना पड़ता था। उधर मोहन लाल जी को सब्जी और दूध लाने के, बच्चों को स्कूल के लिए बस स्टॉप पर छोड़ना, आने जैसे काम दे दिए थे। वैसे तो कमला जी दिन भर काम में लगी रहती थी, लेकिन आज सुबह से ही उनका कमर में थोड़ा दर्द था। सफाई करने और खाना बनाने के लेकर बर्तन धोने तक का सारा काम करते करते रात तक कमला जी की कमर में इतना तेज़ दर्द होना शुरू हो गया कि दर्द से कराहने लगी। अपनी पत्नी का ऐसा हालत देखकर मोहन लाल जी ने रहा नहीं गया। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे से साफ कह दिया कि अगर बहू से काम नहीं होता तो सफाई और बर्तन के लिए काम वाली बाई लगा ले, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारी माँ इतना काम नहीं संभाल सकती। लेकिन बाबूजी, आप तो जानते हैं मेरी तनख्वाह पहले से जितनी थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं काम वाली बाई का खर्चा उठा सकूं। वैसे भी माँ और शोभा मिलकर सारा काम कर लेते हैं। आप शांति बनाए रखिए, लेकिन बेटा घर का लगभग सारा काम तुम्हारी माँ ही करती है। और जहाँ तक रही पैसे की बात, तो आए दिन बहू पार्टी में जाती रहती है। पैसे हैं तो काम वाली बाई के लिए क्यों नहीं, आखिर तुम्हारी माँ भी इंसान है। अपने ससुर के मुँह से यह बात सुनते ही शोभा तमतमा उठी। बाबूजी, आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में? मैं दिन भर घर का काम करती हूँ और अगर दिन में थोड़ी देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहू की बातें सुनकर कमला जी और मोहन लाल जी अवाक रह गए। उनका बेटा रोहित गुस्से भरी निगाहों से उसे कमरे में आने का इशारा करके चला गया। जैसे ही शोभा कमरे में आए, रोहित बोला, थोड़ी सी शर्म करो, उनका ही सब कुछ लूटकर आज
तुम ऐसी बातें कर रही हो? रोहित की बातें सुनकर शोभा भड़कते हुए बोली, क्या गलत कह दिया मैंने? इनके कारण मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। मैं पार्टी में जाऊंगी और लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े भी खरीदूंगी और उन्हें नाराज़ है तो आगे अपने गांव वापस चले जाएं। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो शोभा? वे लोग केवल हमारे खातिर अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आए थे और तुम्हें भी मालूम है कि उनके पास यहाँ रहते हुए कितनी सहूलियत है। बढ़िया खाना, घर साफ सफाई, बच्चों की देखभाल और घर के चौकीदारी का काम तो कर लेते हैं, तुम्हें सब मालूम है। लेकिन जो तीखी बातें उन्होंने आज तुम्हें सुनाई है, उनके बाद मैं उन्हें यहाँ हरगिज़ नहीं रहने दूंगी। अपनी पत्नी से ऐसी बातें सुनकर रोहित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। लेकिन अब शोभा ने तय कर लिया था कि वह अपने सास ससुर को चैन से रहने नहीं देगी। खैर, कुछ दिन यूं ही बीत गए। आज मोहनलाल जी और कमला जी की शादी का सालगिरह था। यह दिन मोहनलाल जी के लिए बहुत खास था, इसलिए वे आज बहुत खुश थे। हर बार की तरह इस बार भी शादी की सालगिरह यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए मोहनलाल जी सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गए। जैसे ही मोहनलाल जी कमरे से बाहर निकले तो उनकी बहू शोभा ने उनके हाथ में एक थैला 100 रुपये थमा दी और कहा, बाबू जी सब्जी ख़त्म हो गई है, ले आइए, और हरी मिर्ची और धनिया पत्ती लाना मत भूलिएगा। मोहनलाल जी ने देखा तो रोहित भी अपने काम पर जाने की तैयारी में था और चाय नाश्ता कर लिया था। मोहनलाल जी अपने बेटे के पास गए और उनसे अपने कहने लगे, बेटा तुम्हें पता है कि आज का दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ और कुछ सरप्राइज़ दूँ। कहते हुए मोहनलाल जी ने अपने बेटे से कुछ पैसे मांगते तो रोहित ने कहा, बाबूजी मैं तो महीने की तनख्वाह लाकर शोभा के हाथ में देता हूँ, आप उसी से मांग लीजिए। ऐसा कहकर रोहित अपने काम पर चला गया। बाबूजी ने जब अपनी बहू की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा तो शोभा आंखें तरते हुए बोली, बाबूजी आपको मालूम है कि उनकी महीने की कितनी तनख्वाह मिलती है? इतनी महंगाई में गुजारा भी मुश्किल से होता है, और फिर आपकी कमाई तो अब रही भी नहीं तो भी आपको इस उम्र में सरप्राइज़ देने की सोच रही है। अपने पुराने शौक अब भूल जाइए और राम नाम जपिए। आपको जितने पैसे दिए हैं उतने में सब्जी आ जाएगी, फालतू में खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना कहकर शोभा वहाँ से चली गई। मोहनलाल जी उसकी बातें सुनकर स्तंभ खड़े हो रह गए। आज वे स्वयं को लाचार और ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तभी मोहनलाल जी की पोती रिया उनके पास आई और उनसे पूछने लगी, दादाजी आप किस सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं और ऐसा क्या स्पेशल है? आज मोहनलाल जी उनकी बात सुनकर उसे लाड करते हुए बोले, अरे बिटिया, आज तुम्हारी दादी जी और मेरी शादी की सालगिरह है। आज हमारी शादी को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 40 वर्ष में एक बार भी नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी दादी को कोई उपहार ना दिया। लेकिन इस बार शायद कहते कहते अचानक मोहनलाल जी का गला भर आया और थैले और पैसे उठाकर सब्जी लेने के लिए चल दिए। सब्जी खरीदते खरीदते भी मोहनलाल जी ने कानों में उनकी बहू द्वारा बोले गए मिर्ची से भी तीखी शब्द लगातार गूंज रहे थे और सोचने लगे, लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, लेकिन हमने तो कभी किसी का कोई दुख नहीं पहुंचाया, पूरा जीवन बच्चों की खुशी के लिए बिताया दिया, और आज ऐसी हालत हो गई है कि पत्नी को उपहार देने के लिए जेब में 500 भी नहीं बन रहा है। सोचने लगी, कुल्हड़ वाला दूध को कमला को बहुत पसंद है। गांव में रहते हुए जब भी शाम को टहलने निकलता तो लाला जी की दुकान से रुककर कुल्हड़ वाले दूध का आनंद उठाते थे। शोभा ने सब्जियों के लिए जो पैसे दिए थे उसमें से 50
बच गए थे और मोहनलाल जी ने कमला जी के लिए दूध खरीद लिया और संतुष्ट दिल से घर लौट आए। मोहनलाल जी को पसीने से तरबतर देख कमला जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछने लगी। उम्र में इतनी काम करने की क्या ज़रूरत है? आपसे आप आराम करेंगे। यह सब्जी की रेहड़ी आती है, थोड़ी महंगी सही, हम लोग यहीं सब्जी खरीद लेंगे। अरे कमला, वह सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरे जीवन संगिनी, तुम्हारी हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहते हुए उन्होंने कुल्हड़ वाला दूध कमला जी की तरफ बढ़ाया। कमला जी मुस्कुराते हुए बोली, आप भी हद करते हैं। जीवन में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी आप किसी न किसी तरह मेरी ज़िंदगी में मिठास घोल देते हैं। तभी उधर से शोभा आई। बाबूजी, मैंने आपको धनिया पत्ती और हरी मिर्ची लाने को कहा था, वे कहाँ हैं? बोलते हुए उसने नज़र कमला जी की तरफ गई और उनके हाथ में कुल्हड़ वाला दूध देखते ही वो भड़क पड़ी। अच्छा, वे पैसे आपने माँ जी के लिए दूध लाने में खर्च कर दिए? शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? कमला जी बोली, बहू इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कमला जी बोली, बहू इसमें कोई उनका कसूर नहीं है, यह तो केवल मेरी खुशी के लिए मेरे मनपसंद दूध खरीद कर ले आए थे। यह बात चल ही रही थी कि अपने दादा दादी की एनिवर्सरी का तोहफा लेने के लिए उनका पोता पोती बगीचे में कुछ फूल तोड़कर उनका हाथ में गुलदस्ता बनाकर ले आए और बोले, दादा दादी हैप्पी एनिवर्सरी। कमला जी यह मोहनलाल जी अपने पोता पोती को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे और बच्चों को दादा दादी के साथ लगाव देखकर शोभा जल भूनकर कोयला हो रही थी। उनके कान पकड़ते हुए बोली, जब देखो अपने दादा दादी के आसपास मंडराती रहती हो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या चलो यहाँ से। तभी रोहित घर में आए और बोला, जब भी घर आता हूँ बस क्लेश, अब क्या हो गया? शोभा ने चिल्ला कर सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर रोहित अपने बाबूजी के पास आया और बोला, आप दोनों इस घर में शांति से नहीं रह सकते क्या? जब मैं आप लोगों आए मेरा तो जीना दूभर हो चुका है और बाबूजी आपकी कमाई अब ही नहीं रही और अपने पुराने शौक पर भी जरा लगाम लगाइए। यह बातें सुनकर मोहनलाल जी गुस्सा आ गया और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को इस तरह बात करने की? यह मत भूलो केवल हमारी वजह से आज तुम इन लोगों को इस घर के मालिक बने बैठे हो, तो कोई एहसान नहीं है। आप लोगों ने हमारी वजह से आज तुम लोगों इतने बड़े घर के मालिक बन बैठे हो। आप लोगों सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। यह कहते हुए गुस्से से तिलमिलाता रोहित अपने पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमला जी और मोहनलाल जी अपने बेटे बहू की रवैया पर हैरान थे। मोहनलाल जी की नज़र अपनी पत्नी की ओर गई तो देखा आंखों में आंसू थे। बस अब बहुत हुआ, यह सोचकर मोहनलाल जी अपनी अलमारी खोले और कुछ टटोलने लगे। अगले ही दिन कुछ सुबह जब रोहित नौकरी पर जाने की तैयार होकर जूते पहन रहा था तो देखा मोहनलाल जी अपने थैले में कुछ कागज रखते हुए बाहर की ओर निकलते रहे। तब रोहित ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो मोहन जी बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसे की ज़रूरत है। इस पर रोहित ने कहा, आपको पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो मोहनलाल जी बोले, बेटा कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसा मांगता रहूँगा। भले ही तुम्हारे कहने पर मैंने गांव का मकान और ज़मीन बेच दिया, लेकिन फिर भी मेरे पास एफडी में कुछ पैसे रखे हैं और यह मेरे शाम को जब तुम वापिस से घर आओगे तो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर मोहनलाल जी घर से बाहर निकल गए। शाम को 7 बज चुके थे। रोहित भी वापिस से घर आ चुका था, लेकिन मोहनलाल जी अभी तक घर नहीं आए थे। उधर कमला जी भी चिंता में पड़ी थी। करीब 7:30 बजे मोहन जी जब घर लौटे तो उनके हाथों में कुछ उपहार थे। अजी कहाँ चले गए थे आप?
मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मोहनलाल जी देखा जहाँ अपनी पत्नी की आंखों में घबराहट थी, वहीं उधर रोहित और शोभा उन्हें गुस्से से भरी निगाहों से देख रहे थे। बेटे, वह तो गहरी निगाहों से देखते हुए मोहनलाल जी कमला जी को कहने लगे, अरे भाग्यवान, कल तो शादी का साल गिरा, पर मैं कुछ तुम्हें दे नहीं पाया। तुम्हारी सभी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं ना, तो आज मैं तुम्हारे लिए मन पसंद सिल्क की साड़ी खरीद कर लाया हूँ, और तुम्हारी पसंद का दाल मखनी और पनीर की सब्जी भी लाया हूँ। जो सेलिब्रेट हमने कल नहीं किया, वह आज करेंगे। हमें किसी के चार बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोहनलाल जी सोफे पर बैठे और सामने रखे मेज़ पर पैर रखा और दूसरी पैर चढ़ाकर आराम से बैठ गए। ससुर की बातें सुनकर शोभा गुस्से से लाल हो रही थी। रोहित अपने पिता को झड़ते हुए बोला, बाबूजी। पिता को झाड़ते हुए बोला, बाबूजी, यह भी कोई तरीका है घर में बैठने का? अगर आपको लेटना है तो अपने कमरे में जाकर लेट जाइए। मोहनलाल जी बोले, यह मेरा घर है, यह सोफ़ा मेरा है, और तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए? यह बात सुनते ही रोहित और शोभा का मुंह खुला रह गया। शोभा बोली, आप शायद भूल रहे हैं, यह घर आपका नहीं, मेरे पति का है, और यह वही होगा जो मेरे पति चाहेंगे। यह बातें सुनते ही मोहनलाल जी उन्हें आरामदायक व्यस्त अवस्था में बैठते हुए बोले, पूछो अपने पति से कि घर किसके नाम पर है। टैक्स बचाने के चक्कर में उसने अपनी माँ जी को, जो कि महिला सीनियर सिटीजन है, के नाम पर रजिस्टर करवाई है, और मैं भी यही चाहता था कि घर तुम्हारी माँ के नाम ही रहे, इसलिए मैंने उसे यह सुझाव दिया। इस मतलबी दुनिया में हाल देखते हुए कमला को अपना मकान बेचते समय हम दोनों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी, जिसके मद्देनज़र मैं यह फैसला किया। इतना बड़ा धोखा भगवान आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। शोभा चिल्लाने लगी, धोखा तो तुम हमारे साथ करने चली थी बहू, जो तुम पर ही उल्टा पड़ गया। तुम हमारे साथ रहना चाहती थी, यह तुम्हारे साथ हो गया। बस फर्क इतना है कि पहले इस घर से हम दोनों जाने वाले थे, अब तुम लोग चले जाओ। अपने पिता के मुंह से ऐसे बातें सुनते ही उन दोनों के मुंह खुला रह गया। रोहित बोला, मगर बाबूजी, आप यह बात तो भूल रहे हैं कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। तभी शोभा बोली, बिल्कुल सही, हम कोर्ट केस करके आपसे अपना हक लेकर रहेंगे। उन दोनों से यह बातें सुनकर मोहनलाल जी, अपना यह शौक भी पूरा कर लो बहू, मैं वकील साहब को अभी बुला लेता हूँ। थोड़ी ही देर बाद वकील रामानंद जी मोहनलाल जी के खास मित्र थे, वह पहुँच गए। वकील साहब बोले, इस घर का कानूनी रोहित और शोभा का ही हक नहीं है, क्योंकि घर में लगा सारा पैसा मोहनलाल जी की कमाई का है, और इसमें मोहनलाल जी की खेती की ज़मीन खरीदी है, और इस बात का गवाह है जो सब कुछ भी मोहनलाल जी का है। यह उनकी मर्जी के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, चाहे लाख कोर्ट केस कर लो। अब तो शोभा और रोहित एक दूसरे को शक्ल देखने लगे। फिर वकील साहब जाने के बाद मोहनलाल जी बोले, अब तुम ज़्यादा देर मत करो, अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से। कमला जी मोहनलाल जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज रुकने वाले नहीं थे। वे कहने लगे, अपने बेटे के साथ अच्छा रिश्ता रखने के लिए मैंने पूरा कोशिश किया, केवल उसके कारण ही कि हम अपनी इच्छाओं को भी पल भर के लिए भुला दिया उसने। लेकिन अब मैं अच्छा पिता बनने की ख्वाहिश नहीं रखता हूँ। अब मुझे केवल एक अच्छा पति बनना है। अपने ससुर के मुंह से यह बातें सुनते ही शोभा तो जैसे ही उबल पड़ी। बस इससे ज़्यादा जिल्लत की बर्दाश्त नहीं करूँगी।
हम लोग आज यह छोड़कर चले जाएंगे। कहते हुए शोभा तेजी से, तुम्हें पता भी है बाहर कितनी महंगा है ये घर का किराया, ये 25,000 है, ऊपर से बच्चों का फीस, राशन। कितनी बार समझाया है कि माँ बाबूजी ही सब कुछ लेकर उससे बदतमीजी मत किया करो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया है तो सब तो होना ही था, अब भुगतो। रोहित की बातें सुनकर शोभा का सिर चकराने लगा। अपने हाथों से बाजी निकलते देख शोभा थोड़ी ही देर बाद बाहर बड़ों का फर्ज थोड़ी ही देर बाद निकली और अपने ससुर के पैर पर गिर गई। बाबूजी, गलती तो आखिर बच्चों से ही होती है, लेकिन बड़ों का फर्ज है कि उनकी गलती को उन्हें डांट कर समझाया। लेकिन वे घर रहना तो गलत है ना। फिर पीछे पीछे रोहित भी बाहर आया और बोला, बाबूजी, अपने पोता पोती का तो सोचिए, यहाँ वह कहाँ जाएंगे बेचारे। फिर मोहनलाल जी बोले, ठीक है, अगर तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो मुझे महीने का 10,000 देने होंगे, जिससे मेरी पत्नी अपना खर्च चला सके और घर की रसोई का सारा काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ अब घर के काम नहीं करेगी। यदि तुम्हें मंजूर है तो यहाँ से रुक सकते हो, वरना दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। इतना कहने के बाद मोहनलाल जी अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपना पसंदीदा भोजन करने लगे। उस दिन के बाद रोहित समय पर अपने पिता में महीने का खर्चा थमा देता था। उधर शोभा ने भी वचन दिया कि अपनी भूल सुधारने की कोशिश करूँगी। अब मोहनलाल जी ने अपनी पत्नी को भी समझा दिया कि अब वो ज़िंदगी में खुशियों को किसी के लिए कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए जीना शुरू करो, ठाठ से जियो। उस दिन के बाद मोहनलाल जी और कमला जी अपने पोता पोतियों के साथ बैठकर टीवी देखते और ज़िंदगी का आनंद उठाते रहती हैं। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।